वेलकम अगेन माय स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार हाजिर हो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का नेक्स्ट फाड़ू वीडियो लेके। तो हम लोग लास्ट वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब नाम से इसका काम पता चल रहा है। बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी जो नाम होता है उससे उसका काम छुपा हुआ होता है, यानी कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि ब्लड का बात किया जाएगा, ब्लड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं, तो ये लिंकिंग का काम कर रहे हैं। ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक जगह से दूसरी जगह में एक्सचेंज करवाने में मदद कर रहा है कि नहीं, गैसेस एक्सचेंज करवा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू से हम लोगों को बॉडी को फ्रेमवर्क मिल रहा है। हम लोग का जो हड्डियाँ है, मसल्स है, हड्डी बड़े बड्डी, हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सिंपल से एग्जांपल से पता चल सकता है हम लोगों को कि ये इसका काम होता है लिंकिंग, सपोर्टिंग। इसका कुछ एक्सेसरी फंक्शन भी है, जैसे कि इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड पैकेजिंग, सीमेंटिंग। तो ये सारे काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। इम्यूनिटी इसका काम होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना भी कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, फिर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब मेंटेन करना, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट टिश्यू है हम लोगों का बॉडी का, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर किसके पास था? एपिथेलियल टिश्यू के बाद। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो रीजनरेटिव पावर रहता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, अब एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ खास बात सुनते हैं। चलो, तो क्या वो खास बात है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में? मोस्ट अबंडेंट मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं हम लोगों के बॉडी में। अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, अबंडेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, बॉडी में कोई भी ऑर्गन ढूंढोगे, कोई भी टिश्यू ढूंढोगे, उसके आजू बाजू में मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा खास बात, ये वाइडली स्प्रेड है। ये अभी जो बोला मैं, ये सभी जगह में पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू एंड वाइडली स्प्रेड टिश्यू। ठीक है, ओके। अब इसका कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा। कंपोनेंट मेन इसका 3 कंपोनेंट होता है। अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनना ये बात। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मेनली हम लोग जानते हैं, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ये खीर जैसा है। अब तुम्हें खीर बनाओगे, खीर बनाने के लिए तुमको चाहिए क्या? खीर बनाने के लिए पहले जो हम लोगों को दिमाग में आता है दैट इज मिल्क। तो खीर बनाने में चाहिए मिल्क। अब उस मिल्क के अंदर सारी चीज़ें रहेगा, मिल्क के अंदर ही सारी चीज़ें रखना पड़ेगा ना, सारी चीज़ को सस्पेंड करके रखेंगे। तो मिल्क जो होता है खीर का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मिल्क जो होता है क्या होता है? एक खीर का ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, अब उस मिल्क में क्या डालोगे? कुछ राइस डालोगे। ठीक है, राइस डालोगे, तो जो राइस पार्टिकल्स है, जो चावल का जो दाना है, ये सबको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सेल के साथ एक टिश्यू बनाने के लिए। ठीक है, और क्या हम लोग डाल सकते हैं? उसमें डाल सकते हैं सेवो, उसमें डाल सकते हैं सेवैया। ठीक है, सेवो, तो ये सेवो को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फाइबर के साथ। तो हम लोग एक कनेक्टिव टिश्यू भी बिल्कुल खीर है। ठीक है, अब जैसे खीर बनाने के लिए क्या चाहिए था? मिल्क चाहिए था। कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक मैट्रिक्स चाहिए या ग्राउंड सब्सटेंस चाहिए होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट तैरता रहता है। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स क्या चीज़ से बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ हो सकता है, इसका दूसरा नाम है प्रोटियोग्लाइकन्स, क्योंकि कोई इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स यानी कि ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन जो मैट्रिक्स में रहते हैं, इसका नाम याद रखना है हाइलुरोनिक एसिड। ये मैट्रिक्स में सबसे अबंडेंट सब्सटेंस है, अबंडेंट कंपोनेंट है। ओके, उसके बाद अब खीर में क्या चाहिए था? खीर में चाहिए था कुछ राइस। ठीक है, अब उस राइस को किस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं? सेल के साथ। अब कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए भी सेल चाहिए होता है, बहुत अलग अलग तरह का सेल रहता है। अब कौन सा सेल रहता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? देखो, फाइब्रोब्लास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अबंडेंट जो सेल देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेल, सबसे बड़ा सेल कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। इन लोगों का काम क्या होता है? नाम से काम पता चल रहा है, फाइबर बनाते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद मस्ट सेल नहीं है, इसका नाम है मास्ट सेल। मास्ट सेल का काम मस्त होता है। ठीक है, ये मास्ट सेल क्या करते हैं? दे आर कमांडोज, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हिस्टामिन रिलीज करके पैथोजन को मार सकते हैं, ये पैथोजन को इनगल्फ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एमीबॉइड सेल होता है। दे आर बेसिकली मास्ट सेल जो होता है ये मॉडिफाइड बेसोफिल्स होते हैं। मास्ट सेल आर बेसिकली मॉडिफाइड
बेसोफिल्स, ठीक है। उसके बाद और एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है मैक्रोफेजेस। अभी मैक्रोफेजेस क्या होता है? मैक्रोफेजेस बड़ा बड़ा स्यूडोपोडिया वाला कुछ सेल होता है। ये भी मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसी है। मैक्रोफेजेस आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेज, जो कि इनगल्फ करते हैं, जो कि टिश्यू के अंदर पेट्रोलिंग में रहते हैं और पैथोजन को देखेगा तो पैथोजन को निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रहता है एडिपोसाइट, फैट सेल देखने को मिल सकता है कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद लिम्फोसाइट्स देखने को मिलता है, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, इम्यून सेल्स, ये भी डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट एक तरह का होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट का ही मॉडिफिकेशन होता है प्लाज्मा सेल्स, जिसका काम होता है मेनली एंटीबॉडी बनाना। प्लाज्मा सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा सेल्स को हम लोग कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स जो होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कार्टविल जैसा दिखने में लगता है, इसलिए प्लाज्मा सेल्स को कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है, ओके। अब देखो, खीर में सेव डाले थे, सेव को क्या बोले थे? फाइबर। तो अब ये कनेक्टिव टिश्यू में भी कुछ फाइबर होता है। कौन सा फाइबर? कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। कोलाजन फाइबर का कलर होता है वाइट, कोलाजन फाइबर को वाइट फाइबर भी बोला जाता है। अब कोलाजन का अलग अलग टाइप होता है, कोलाजन 1, कोलाजन 2, कोलाजन 3, ठीक है। जैसे कि एरियोलर टिश्यू में कोलाजन 1 पाया जाता है, कार्टिलेज में कोलाजन 2 पाए जाते हैं। तो कोलाजन का कलर होता है वाइट फाइबर। और कोलाजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना है, कोलाजन इज इन इलास्टिक। थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी इसमें है, बट नियर अबाउट इट इज़ इन इलास्टिक। इसके पास उतना इलास्टिसिटी नहीं है, वेरी मिनिमल इलास्टिसिटी है कोलाजन के पास। उसके बाद सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी वाला फाइबर को बोला जाता है इलास्टिक फाइबर, वही नाम से काम पता चल रहा है। इलास्टिक फाइबर बना होता है इलास्टिन प्रोटीन से, बना होता है इलास्टिक फाइबर, और इसका कलर होता है जो है येलो। इलास्टिक फाइबर को येलो फाइबर भी बोलते हैं। एंड थर्ड काइंड ऑफ फाइबर इज रेटिकुलर फाइबर, जो कि रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और रेटिकुलर फाइबर भी इन इलास्टिक, इसके पास भी तो एकदम बिल्कुल ही इलास्टिसिटी नहीं है, ओके। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट्स। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स चलो देख लेते हैं। तो यह है कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वो जो खीर बनाए थे, तो खीर में अगर तुम मिल्क ज़्यादा रखोगे, ठीक है, मिल्क ज़्यादा रखोगे और फाइबर और सेव और जो चावल है, राइस है, वो कम रखोगे, तो क्या होगा? मिल्क का थिकनेस जो होगा, सेलुलर कंपोनेंट या फाइब्रस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क का जो अपीयरेंस होगा वो लूज अपीयरेंस होगा। तो ठीक इसी तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू में, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है ऐसा टिश्यू जहाँ पे मोर मैट्रिक्स होता है और लेस सेल्स एंड फाइबर्स होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मोर फाइबर्स एंड सेल्स एंड लेस मैट्रिक्स, उसको बोला जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को, वो तो स्पेशल है, उसको अलग से पढ़ेंगे, ओके। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये दो तरह का होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब दो तरह का हम लोगों को पढ़ना है, एक है एरियोलर टिश्यू, दूसरा है एडिपोस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, ये नाम आया है ये वर्ड एरियोल से। एरियोल का मतलब होता है खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एयर गैप, ठीक है, एयर से भरा हुआ या खाली जगह, इसको बोलते हैं हम लोग एरियोल। तो टिश्यू के बीच में, दो टिश्यू के बीच में जो खाली जगह है, वो खाली जगह को सीमेंटिंग करने के लिए, भरपाई करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोला जाता है एरियोलर टिश्यू। जैसे कि दो ईंटा है, दो ईंटा को जोड़ने के लिए, दो ईंटा के बीच में जो खाली जगह होता है, इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? सीमेंट डालते हैं। तो एरियोलर टिश्यू बेसिकली क्या है? सीमेंटिंग टिश्यू है। तो एरियोलर टिश्यू बेसिकली सीमेंटिंग टिश्यू है। ये पैकेजिंग टिश्यू भी है, ठीक है, सीमेंटिंग टिश्यू है और ये पैकेजिंग टिश्यू है। इसका फंक्शन क्या होता है? एरियोलर टिश्यू का फंक्शन भी शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो सीमेंटिंग पैकेजिंग तो इसका फंक्शन है ही। अब एनसीईआरटी में क्या फंक्शन दिया गया है? इट सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड
फ्रेमवर्क टू एपिथेलियल टिश्यू, इवन अदर टिश्यू ऑल्सो। ये टिश्यूज को क्या करते हैं, टिश्यूज को आपस में जोड़ के रखते हैं, आपस में जोड़ के रखने का काम ये एरियोलर टिश्यू का है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, नहीं कि एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ चिपक के रखने में ये मदद करेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया इसका मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन हम लोग याद रखना है एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, सीमेंटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। ऑर्गन्स में अलग अलग टिश्यू को एक साथ ये पैक करके रखते हैं, बिखर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। ओके, तब एरियोलर टिश्यू का सेल का जो टिश्यू का स्ट्रक्चर वो थोड़ा देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एरियोलर सेल्स में, एरियोलर टिश्यू में देखो एक लंबा चौड़ा टाइप का सेल्स देखने को मिलेगा, जो चारों ओर फैला हुआ है। ये जो लंबा चौड़ा टाइप का सेल्स है ये एक्चुअली फाइब्रस टिश्यू को बनाएगा, सॉरी फाइब्रस कंपोनेंट को बनाएगा, यानी कि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है। तो एरियोलर टिश्यू में हम लोगों को फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलेगा। एरियोलर टिश्यू का मेन सेल क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। और क्या क्या देखने को मिलेगा एरियोलर टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में हम लोग को मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगा, मैक्रोफेज देखने को मिलेगा। एरियोलर टिश्यू में हम लोग को एडिपोस सेल्स देखने को मिलेगा, एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स, फैट सेल्स देखने को मिलेगा एरियोलर टिश्यू में, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में हम लोगों को मास्ट सेल देखने को मिलेगा, मास्ट सेल देखने को मिलेगा। एरियोलर टिश्यू में हम लोगों को न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, हेडफोन जैसा न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, ठीक है। एरियोलर टिश्यू में हम लोगों को प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिल सकता है। तो दिस आर द मेन कंपोनेंट। अब फाइबर में क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलाजन फाइबर सीक्रेट करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे येलो फाइबर भी देखने को मिल सकता है, येलोइश फाइबर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि येलो फाइबर क्या हो गया, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब रेटिकुलर टिश्यू जो है, रेटिकुलर टिश्यू बहुत ही रेयर देखने को मिलता है एरियोलर टिश्यू में, जनरली रेटिकुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। बट कोई कोई जगह में एरियोलर टिश्यू में रेटिकुलर जो फाइबर होता है, रेटिकुलर जो फाइबर होता है, नॉट रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर फाइबर भी मिल सकता है, ओके ओके। तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का मतलब होता है फैट टिश्यू, फैट टिश्यू का मतलब होता है एडिपोस टिश्यू, ठीक है। अब ये एडिपोस टिश्यू कहाँ पे रहते हैं, एडिपोस टिश्यू स्किन के नीचे रहते हैं, बिलो द स्किन। एडिपोस टिश्यू में सराउंड्स द ऑर्गन्स, ऑर्गन के चारों ओर भी रह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये स्किन के नीचे देखो, सिर्फ एडिपोस टिश्यू ही नहीं, स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू भी देखने को मिलता है, टेला सब क्यूटेनिया, ये जो है टेला सबक्यूटेनिया, यानी कि सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू का लेयर, स्किन के नीचे जो एरियोलर टिश्यू का लेयर होता है उसको बोला जाता है टेला सबक्यूटेनिया, ठीक है, ओके। तो अब एडिपोस टिश्यू में हम लोग थे, ये स्किन के नीचे मिलता है और ऑर्गन्स को चारों ओर से सराउंड करके रख सकते हैं ये एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का फंक्शन की बात करेंगे तो ये फंक्शन क्या होता है, फैट है, फैट का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी गिविंग टिश्यू है ये। और क्या कर सकते हैं ये, एनर्जी गिविंग नहीं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। और क्या करते हैं ये, इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी कि बॉडी से हीट लूज होने नहीं देते हैं, इंसुलेशन। इसीलिए क्या होता है, जिसके बॉडी में ज़्यादा फैट होता है विंटर में उसको थोड़ा सा कम ठंडी लगती होगी, मतलब इन कंपेयर टू ऐसा कोई पर्सन जो कि एकदम थीन है, जिसके बॉडी में फैट एकदम कम होता है, ओके। अब ये एडिपोस टिश्यू जो होता है, इसका जो मेन सेल्स होता है उसको बोला जाता है एडिपोसाइट्स।
एडिपोसाइट्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि इसका जो पॉपुलेशन है एडिपोस टिश्यू में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एडिपोस टिश्यू किस तरह का टिश्यू है? यू कैन से दिस इज ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू है, ठीक है। अब फैट जो होता है, फैट किसकी वजह से? एडिपोसाइट सेल की वजह से। अब फैट दो कलर का देखने को मिल सकता है, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। तो एडिपोस टिश्यू कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है एडिपोस टिश्यू, व्हाइट एंड ब्राउन। अभी जो व्हाइट फैट होता है, इसमें जो स्पेशल काइंड ऑफ एडिपोसाइट्स होता है, दे आर कॉल्ड मोनोलोक्यूलर, यानी कि ऐसा एडिपोसाइट सेल है जिसमें एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है, इज आर कॉल्ड मोनोलोक्यूलर, ठीक है। ये बनाते हैं व्हाइट फैट, और याद रखना पड़ेगा कि व्हाइट फैट कंपैरेटिव टू ब्राउन फैट ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये व्हाइट फैट किधर रहता है? हम लोग के बॉडी में जितना फैट है सबके सब व्हाइट फैट है मैक्सिमम, ठीक है। ब्राउन फैट किधर रहता है? तब ब्राउन फैट मेनली छोटे बच्चों में, जो अभी नया नया पैदाइश जो बच्चे होता है, एकदम इन्फेंट्स, उन लोगों को ज़्यादा इंसुलेशन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो उन लोगों के बॉडी में रहता है ब्राउन फैट। अब ह्यूमन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनिज्म का बात किया जाएगा, तो जैसे पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, जो ब्लैबर रहता है, ब्लैबर वो व्हाइट फैट होता है, ठीक है, वो होता है व्हाइट फैट ब्लैबर, ठीक है। लेकिन कुछ पोलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि पोलर माउस वगैरह, श्रू वगैरह, उन लोगों में ब्राउन फैट देखने को मिल सकता है। तो ह्यूमन बींग का बात करेंगे, ह्यूमन बींग के एडल्ट में सारे के सारे व्हाइट फैट है मैक्सिमम, और छोटे बच्चों में, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में ब्राउन फैट देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, ब्राउन फैट कैसे बना होता है? ब्राउन फैट का जो स्पेशल काइंड ऑफ एडिपोसाइट्स होता है उसको बुलाया जाता है मल्टीलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, यानी कि वहाँ पे जो एडिपोसाइट्स होता है वहाँ पे बहुत सारे छोटा छोटा फैट ग्लोब्यूल्स एक सेल्स के अंदर होता है। तो ये हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फाइब्रस भी बोल सकते हैं, फाइब्रस टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फाइब्रस टिश्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि इस पे फाइबर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। अब रेगुलर मतलब क्या है? रेगुलर मतलब ये जो एडिपोस टिश्यू है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू, नॉट एडिपोस टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स में फाइबर और सेल का अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे सेल और फाइबर का अरेंजमेंट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मेंटेन करते हैं। देखो ये सब है सेल्स, ये कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स। अब सेल्स के चारों ओर फाइबर्स, सेल के चारों ओर फाइबर्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मेंटेन करके है। तो इस तरह पे जहाँ पे सेल्स एंड फाइबर प्रॉपर ओरिएंटेशन मेंटेन करेगा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, उसको बोला जाता है रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जहाँ पे ये फाइबर और सेल्स प्रॉपर अरेंजमेंट मेंटेन नहीं करेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल उधर, इधर उधर किधर, ठीक है। तो इस तरह का जो टिश्यू है, अब देखो फाइबर का अरेंजमेंट में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जहाँ मर्जी तहाँ फाइबर है। तो ये क्या है? ये इरेगुलर पैटर्न लग रहा है, पिछले वाला रेगुलर पैटर्न लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए इसको डेंस फाइबरस टिश्यू भी हम लोग बोल सकते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये एकदम सेमी सॉलिड नहीं होता है। ये जो देखो एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू, ये दोनों क्या है? ये काइंड ऑफ सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड टिश्यू है, सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड टिश्यू है, बट दीज आर सॉलिड टिश्यू, दीज आर नॉट सेमी सॉलिड। ओके ओके, अब रेगुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या डेंस रेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम लोग को दो चीज़ के बारे में जानना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट में बता देते हैं, जो रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, उसको भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, कॉर्ड एंड शीट्स,
कॉर्ड एंड शीट्स, ठीक है। अब ये टेंडन और लिगामेंट दोनों ही कॉर्ड काइंड ऑफ रेगुलर डेंस टिश्यू है, ठीक है। शीट्स के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ओके। अब टेंडन क्या है, टेंडन का कलर क्या होता है, टेंडन को हम लोग वाइट फाइबर भी बोलते हैं, लिगामेंट्स को येलो फाइबर भी बोलते हैं। वाइट डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स को हम लोग बोलते हैं येलो डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये वाइट क्यों है टेंडन्स, क्योंकि इसमें कोलाजेन है, ये कोलाजेन से बना हुआ होता है। लिगामेंट्स येलो क्यों है, क्योंकि इसमें रेटिकुलर फाइबर है, क्योंकि इसमें रेटिकुलर फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है मैक्सिमम, थोड़ा बहुत कोलाजेन और सॉरी रेटिकुलर नहीं, हम एक्सट्रीमली सॉरी, रेटिकुलर नहीं, यहाँ पे इलास्टिक, मैक्सिमम ये यहाँ पे इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इलास्टिक फाइबर छोड़ के थोड़ा बहुत कोलाजन, थोड़ा बहुत रेटिकुलर प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है लिगामेंट्स का, इलास्टिक फाइबर, जिसमें इलास्टिन प्रोटीन रहता है, ठीक है, ओके। अब देखो कोलाजन क्या है, कोलाजन के पास बहुत लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, ना के बराबर। तो टेंडन क्या है, टेंडन भी नॉन फ्लेक्सिबल या नॉन इलास्टिक। अब देखो इलास्टिक फाइबर के पास हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, हाईएस्ट इलास्टिसिटी रहता है, इसलिए लिगामेंट्स आर ऑल्सो इलास्टिक। अभी टेंडन कहाँ पे होता है, टेंडन को याद रखना पड़ेगा, टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल, बोन टू मसल, B2M, टेंडन्स कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। अब देखो ये तुम्हारा हड्डी, ये तुम्हारा हड्डी है, और ये है तुम्हारा डोले शोले वाला मसल, ये है तुम्हारा डोले शोले वाला मसल, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है। अब ये जो मसल्स है, ये मसल के हड्डियों से जोड़ के कौन रखेगा, टेंडन रखेगा, टेंडन रखेगा, ठीक है। उसके बाद तो लिगामेंट किधर होता है, लिगामेंट करते क्या है, लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन, लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन से बोन, बोन से बोन तक जो कनेक्शन है, ठीक है, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ के रखने का काम करते हैं कौन, लिगामेंट्स, ठीक है। अब देखो बोन फ्लेक्सिबल है, बोन का जॉइंट फ्लेक्सिबल है, तो जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए वहाँ पे जो फाइबर है उसको भी फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होना पड़ेगा, नहीं तो जब हम लोग थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे करेंगे या पैर ऐसे ऐसे करेंगे या कोई भी पोर्शन हिलाएंगे, जॉइंट मूव करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए लिगामेंट को फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होना जरूरी है। लेकिन टेंडन क्या है, टेंडन में तो मसल ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ना, टेंडन को मूव करने का जरूरत नहीं है, मसल में ही कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा, इसीलिए टेंडन में इलास्टिसिटी होना जरूरी नहीं है, ओके ओके। अब नाउ विल टॉक अबाउट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या होते हैं, ये मेनली बनाते हैं कवरिंग ऑफ विजरल ऑर्गन्स, पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ विजरल ऑर्गन्स बनाते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पेरिओस्टियम ये बोन का कवरिंग बनाते हैं, इट कवर्स बोन। पेरिकोन्ड्रियम इट कवर्स कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज छोड़ के बाकी सारे जो कार्टिलेज होता है उसके ऊपर पेरिकोन्ड्रियम का कवरिंग रहता है, फाइब्रस कार्टिलेज छोड़ के, हाइलेंड कार्टिलेज में होता है, ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज में होता है, बट फाइब्रस कार्टिलेज में ये पेरिकोन्ड्रियम नहीं होता है, ठीक है, ओके। पेरिकार्डियम आउटर पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ हार्ट, रेनल कैप्सूल आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, ग्लीसन्स कैप्सूल आउटर कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स, लिवर में, मैमल्स का जो लिवर होता है उसमें जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, ये जो हेक्सागोनल शेप का हेपेटिक लोब्यूल्स होता है ना, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉलीगोनल शेप जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर के तरफ जो कवरिंग होता है उसको बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ओके, मसल का कवरिंग एपीमाइसियम,
कवरिंग ऑफ मसल्स, एपिन्यूरियम, कवरिंग ऑफ नर्व। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कवरिंग ऑफ का पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड बाय इरेगुलर डेंस connective tissue, dense irregular fibrous connective tissue. Now lastly we have to talk about specialized connective tissue. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मेनली वहाँ पे स्केलेटन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्केलेटल टिश्यू के बारे में, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। ओके तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू को दो टाइप में हम लोग डिवाइड किए हैं, स्केलेटल विथ मिनरलाइज्ड हार्ड मैट्रिक्स एंड फ्लूइड। स्केलेटल टिश्यू का खासियत क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होते हैं, जिसके वजह से मैट्रिक्स सॉलिड एंड हार्ड हो जाता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का खासियत क्या है, यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है, और क्या है, यहाँ पे कोई फाइबर नहीं होता है, नो फाइबर। ठीक है, ये खासियत है फ्लूइड मैट्रिक टिश्यू का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, ब्लड और लिम्फ का। इसमें कोई फाइबर नहीं है, क्योंकि फाइबर रहेगा तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, तो फिर फ्लो होने में दिक्कत होगा, इसलिए उसमें फाइबर को ही एलिमिनेट कर दिया गया है। चलो तो पहले स्केलेटन के बारे में देख लेते हैं। स्केलेटन, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन का मेन बात क्या है, बोन होता है रिजिड, कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल। बोन का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज नॉन प्लीएबल मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बट कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है दैट इज प्लीएबल मैट्रिक्स। ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज को हम बोलते हैं भाई कुत्ते के दुम। इसको कैसे भी मोड़ो, कैसे भी तोड़ो, फिर से अपना वापस अपना जगह में आ जाएगा, कुत्ते के दुम जैसा। कैसे भी कुछ करो, फिर से उसको हम अपने मर्जी से उसको कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ते के दुम होते हैं। उसके बाद ओके, बोन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। बोन का जो कैरेक्टरिस्टिक सेल है उसको बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज का कैरेक्टरिस्टिक सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन को यूजेन, और कार्टिलेज का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन को कॉन्ड्रीन। बोन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन यूजेन, कार्टिलेज का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन है मैट्रिक्स बनाने के लिए कॉन्ड्रीन। ठीक है, अब बोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोन का स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट है हैवर्सियन सिस्टम। ये बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसको ओस्टियन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ओस्टियन भी बोलते हैं। अब ये कैसे बना हुआ होता है, बाहर देखो, बाहर पेरियोस्टियम का एक कवरिंग रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर ये हैवर्सियन सिस्टम रहता है, बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट है। और सेंटर में क्या रहता है, सेंटर में रहता है बोन मैरो कैनल, जो कि एक तरह का स्पॉन्जी सेमी लिक्विड टिश्यू होता है, हाँ, जहाँ पे ब्लड बनने का, हीमोपोइसिस का काम चलता है। ठीक है, अब ये बोन मैरो एकदम सेंटर में रहता है, येलो बोन मैरो, ऊपर की तरफ रहता है रेड बोन मैरो। या बोन मैरो के बारे में उतना डिटेल में अभी नहीं जाने का हम लोगों को। अब मेनली देखते हैं कि ऑस्टियोसाइट किधर रहता है। ये एक जो है सिस्टम देख रहे हो, ये सब एक हैवर्सियन सिस्टम है। ये हैवर्सियन सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, ये जो गोल लेयर वाइज स्पाइरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है हैवर्सियन लैमेली, हैवर्सियन लैमेली। अब ये हैवर्सियन लैमेली जो है ये एक्सक्लूसिव टू बोन्स में देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का लैमेली जो है वो कार्टिलेज में देखने को नहीं मिलता है। अब देखो, ये लैमेली के अंदर ही
स्टार जैसा ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहता है सभी जगह में, सभी लैमेले के ऊपर, ठीक है। अब कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये ऑस्टियोसाइट को उठाएंगे तो इसके अंदर ये गड्ढा के अंदर मिलेगा, ये गड्ढा के अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहता है। तो जिस गड्ढा के अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है लैक्यूना, सिंगुलर में, प्लूरल में लैक्यूनी। देखो लैक्यूना या लैक्यूनी कार्टिलेज में भी प्रेजेंट रहेगा और बोन में भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन लैमेली, ये वाला जो स्ट्रक्चर है लैमेली सिर्फ बोन में ही प्रेजेंट रहता है। और सेंटर में क्या रहता है, हैबर्सियन सिस्टम का सेंटर में रहता है हैबर्सियन कैनल, हैबर्सियन कैनल। तो हैबर्सियन कैनल, ये हैबर्सियन लैमेली, लैक्यूनी, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, कैनलिक्यूली, ये सब मिल के बना होता है एक हैबर्सियन सिस्टम। इस तरह से बहुत सारे हैबर्सियन सिस्टम से बना होता है एक बोन। और ये बाहर की तरफ ये जो है ये है पेरिओस्टियम, ठीक है। ओके, अब हम लोग चले आते हैं कार्टिलेज में। कार्टिलेज कैसे बना हुआ होता है, अब देखो कार्टिलेज में भी बाहर की तरफ से पेरिकॉन्ड्रियम रहता है, जो कि डेंस इरेगुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। वो अंदर की तरफ मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स के बीच बराबर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मिल सकता है। मैट्रिक्स के बहुत सारे मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स के बीच बराबर हम लोगों को कॉन्ड्रोसाइट सेल्स देखने को मिलता है। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल को सराउंड करके रखते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, अब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट और यहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल का अरेंजमेंट में फ़र्क है। एक लैक्यूनी में एक ही ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल्फिश है ऑस्टियोसाइट सेल, याद रखना, ऑस्टियोसाइट सेल सेल्फिश है, अकेला रहना पसंद करते हैं लैक्यूनी में। लेकिन इधर जो लैक्यूनी बना है, इधर जो गड्ढे के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जो गड्ढा है, इस गड्ढा के अंदर देखो एक सिंगल कॉन्ड्रोसाइट भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे सिंगल कॉन्ड्रोसाइट सेल भी रह सकता है और एक से ज़्यादा भी कॉन्ड्रोसाइट्स एक साथ एक लैक्यूनी में, 1 से लेके 8 तक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स लैक्यूनी में रह सकता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है ऑस्टियोसाइट और कॉन्ड्रोसाइट्स के बीच में। बाकी मैट्रिक्स इसका जो बना होता है उसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है, ओके। तो ये हो गया बोन और कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में ये जो कॉन्ड्रोसाइट, ये बनाने वाला जो सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट का जो प्रिकर्सर सेल्स, उसका नाम याद रखना है कॉन्ड्रोब्लास्ट और द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। यानी कि पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बनते हैं, उसके बाद कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल मॉडिफाई होकर बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक। उसी तरह से बोन में भी 2 तरह का सेल्स मिलता है, यानी कि 2 तरह का ऑस्टियोसाइट बनने से पहले 2 तरह का सेल रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं, और एक सेल पाया जाता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट को बोल सकते हैं कि दे आर बोन मेकिंग सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट मतलब यहाँ पे बायोलॉजी में यानी कि तोड़फोड़ होना, ब्लास्ट मतलब बायोलॉजी में कुछ नया चीज़ बनना। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाते हैं, ठीक है, कैल्शियम इस्तेमाल करके, कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करके। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये बोन ईटिंग सेल्स, ये बोन को खाते रहते हैं, ठीक है। ये पहले ऑस्टियोक्लास्ट चलते रहते हैं बोन को खाते हुए, उसके पीछे पीछे ऑस्टियोब्लास्ट बोन को रिनोवेट करते हुए, बोन को बनाते हुए आगे बढ़ता है। वो डायलॉग सुने हो ना किक मूवी का, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन, ठीक है। तो यहाँ पे वो फंडा इधर इस्तेमाल होता है एक्चुअली। देखो अब वो तो भाई सब कन्फ्यूजन में है, कौन किसके पीछे उसको पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है बोन में जो डेविल जो है ये कौन है, ऑस्टियोब्लास्ट। ये बोन को खाते रहता है, तो ये पहले चलता है, ये खाते चलता है, और ऑस्टियोब्लास्ट के पीछे चलते हैं बोन को बनाते हुए। ऑस्टियोब्लास्ट पीछे चलता है, ऑस्टियोक्लास्ट डेविल, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट डेविल है, ये बोन को खाते हुए आगे चलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, उसके पीछे पीछे चलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाते हुए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के स्केलेटल टिश्यू। ओके, अगर कोई पूछे कि बोन किस चीज़ से बना होता है, बोन का मैट्रिक्स में जो मिनरलाइजेशन हुआ है वो किस चीज़ से बना होता है, उसमें रहता है मेनली कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट रहता है, उसमें फ्लोराइड्स रहता है कुछ, ठीक है। ओके, लास्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग को ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में बस ब्लड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ब्लड के बारे में तो दूसरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ही है। अब यहाँ पे शॉर्टकट में बता देते हैं ब्लड और लिम्फ के बारे में। ब्लड एंड लिम्फ,
ब्लड एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड जिसका पीएच होता है 7.4, ब्लड का कलर होता है रेड, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ तो हम लोग जानते हैं। ब्लड प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस या हिमाटोपोइसिस, जो कि रेड बोन मैरो में होता है। ये छोड़ के ब्लड का कुछ हिस्सा लीवर में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, हाँ ठीक है, जो भी हिमाटोपोइटिक ग्लैंड्स है वहाँ पे बन सकता है। ओके, अब ब्लड का 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, ब्लड का टोटल वॉल्यूम का 55%, और ब्लड में रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि ब्लड का टोटल वॉल्यूम का 45% होता है। अब ये प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, बाकी 8% प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें होते हैं। हाँ, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। प्लाज्मा में जो मेन जो प्रोटीन है दैट इज़ एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये छोड़ के प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये सब भी देखने को मिलेगा। कुछ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी देखने को मिलता है प्लाज्मा में, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन छोड़ के सब बाकी सारे जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है प्लाज्मा में हम लोगों को देखने को मिलता है। इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगा, पहले से प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, उसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स को हम लोग ट्रू सेल नहीं मानते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स आर द फ्रैक्शंस, इसका जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रिकर्सर्स, इसका जो प्रिकर्सर सेल्स होता है उसका फ्रैक्शन होता है प्लेटलेट्स, इसलिए प्लेटलेट्स को हम लोग ट्रू सेल्स नहीं मानते हैं। आरबीसी कितना होता है, 5.5 मिलियन हो सकता है पर डेसीलीटर ब्लड में। डब्ल्यूबीसी 5K to 8K, 5 से 8,000 हो सकता है पर डेसीलीटर ब्लड में। प्लेटलेट्स 3 लाख के आसपास होता है पर डेसीलीटर ब्लड में, ठीक है। आरबीसी बना होता है और मेनली हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी में, 4 to 36% हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी में, जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आरबीसी का मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है एनाएरोबिक, ठीक है। आरबीसी जो है इसके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें आरबीसी के पास नहीं रहता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है। आरबीसी का हम लोगों में मैमिलियन आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है और स्फेरिकल शेप्ड होता है, स्फेरिकल शेप्ड बाइकॉन्केव शेप होता है और राउंडेड शेप होता है, बाइकॉन्केव एंड राउंडेड शेप होता है, ठीक है। यानी साइड से देखने में ये डम्बल जैसा दिखता है। डब्ल्यूबीसी 2 तरह का हो सकता है, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में यानी कि जहाँ पे राइबोसोम का ग्रैन्यूल्स देखने को मिलता है बहुत सारे। ग्रैन्युलोसाइट 3 होते हैं, ईओसिनोफिल या एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इसमें सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। ईओसिनोफिल का फंक्शन होता है एंटी एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद बेसोफिल का फंक्शन होता है ये हेपरिन जो कि एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन जो कि वासोडायलेटर है, सेरोटोनिन जो कि वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये सारी चीज़ को रिलीज़ करते हैं बेसोफिल। उसके बाद न्यूट्रोफिल ये फैगोसाइटिक सेल है, ये फैगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद ग्रैनुलोसाइट 2 तरह का होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, ठीक है, इससे मैक्रोफाज भी बन सकता है मोनोसाइट से। उसके बाद लिम्फोसाइट दिस आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड, ये 2 तरह का हो सकता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ओके। तो ये है ब्लड। अब लिम्फ क्या है, लिम्फ को हम लोग बोल सकते हैं मिडिल मैन ऑफ बॉडी। लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ बॉडी बोला जाता है क्योंकि लिम्फ कनेक्ट करते हैं ब्लड और टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करते हैं लिम्फ टिश्यू के अंदर रहता है, इसलिए लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, यानी कि टिश्यू के अंदर लिम्फ रहेगा। ये छोड़ के लिम्फ रह सकता है लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर। हम लोग के बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फ नोड होता है स्प्लीन, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में प्लाज्मा होता है,
और लिम्फ में खास करके कुछ WBC मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है लिम्फ, क्योंकि इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सेल है दैट इज दे आर लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फ का प्लाज्मा और ब्लड का प्लाज्मा क्या सिमिलर है? नहीं। लिम्फ में जो प्रोटीन होता है वो ब्लड का जो प्रोटीन होता है उससे थोड़ा सा, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सब लिम्फ में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और लिम्फ में थोड़ा बहुत प्लेटलेट हो सकता है, ठीक है, बट प्लेटलेट रहेगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है लिम्फ में। और लिम्फ का जो कोआगुलेशन टाइम है वो ब्लड से ज़्यादा होता है, ब्लड जल्दी कोआगुलेट होता है, लिम्फ को कोआगुलेट होने में टाइम लगता है। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक जो है यहाँ पे विराम देते हैं। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग।